हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए हम फिर से नया एक चैप्टर लेकर। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th का जितने भी वीडियोस आपके लिए हम लाते हैं वो टोटली आप फ्री देखते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। बहुत सा ऐसा होता है कि कभी कभी कि हम 2 वीडियो देखें और उसके बाद हम आपसे ये कहें कि आगे की वीडियो देखने के लिए, आगे की टॉपिक देखने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा या कुछ पैकेज लेना पड़ेगा। ऐसा हमारे चैनल पे कुछ भी नहीं होता। जितना भी आपको वीडियो दिए जाते हैं, आप जब चाहें, जितनी बार चाहें, जिस सब्जेक्ट का चाहें, वीडियो टोटली 100% फ्री देख सकते हैं। ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी जितने भी आपके लिए वीडियो आ रहे हैं ये टोटली 100% फ्री होते हैं। तो आते हैं हम आज के चैप्टर पे। तो आज का चैप्टर जो हमारा है वो है, क्लास है आज की हमारी 5th। हिंदी की बुक हमारी है रिमझिम। पाठ है हमारा 15, बिशन की दिलेरी एक कहानी है। किस तरीके से एक छोटा बच्चा जो है वो एक पक्षी को बचाने के लिए कितनी दिलेरी के साथ आगे बढ़ता है, शिकारियों तक से भिड़ जाता है। ये सभी हमने शिकारी कैसे वो बचा के उन पक्षियों को लेकर चोरी चोरी जाता है। तो पक्षी के प्रति उसकी कैसे भाव थे ये सभी हमने इस कहानी में देखेंगे। और साथ ही शिकारी कितने क्रूर होते हैं ये भी हम इस कहानी में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को पढ़ना। तो क्या दिया है? सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं। फार्म में लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो गया था। तो सबसे पहले ये कहानी कैसे शुरू होती है ये हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद में 10 साल का एक छोटा बच्चा है बिशन, जो अपने घर से निकलता है। जाता कहाँ है? वो से जाना है कर्नल दत्ता के यहाँ। वो वहाँ पर पढ़ने जाता है उनकी वाइफ से। अब सुबह किस तरीके से खेतों में काम चल रहा है, कीटनाशक यानी कि जो पेस्टिसाइड्स से वो छिड़के जा रहे हैं ताकि जो है उनके ऊपर कीड़े ना लगे। आगे बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसे इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ दूर चला ही था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फसलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। तो अब क्या हुआ, जो पहाड़ी रास्ता होता है उसमें पतले पतले रास्ते होते हैं, मेन रोड्स तो होती है, लेकिन जो वहाँ के लोग रहने वाले होते हैं वो पगडंडियों पर पतले पतले रास्तों का इस्तेमाल करते हैं ताकि रास्ता लंबा नहीं छोटा हो, जल्दी से वो पहुंच जाए। तो उसी तरह की पगडंडी पे वो फटाफट जा रहा था कर्नल दत्ता के यहाँ। लेकिन इतने में जैसी दूर चलता है उसे गोली की आवाज़ सुनाई देती है। फिर उसके बाद वो थोड़ी दूर फिर एक गोली चलता है, इस बार 2-3 गोलियां। तो वो डर जाता है गोलियों की आवाज़ से और एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो जाता है। और वहाँ से वो खड़ा होकर सब कुछ देखने की कोशिश करता है। वहाँ से सब कुछ, पूरी घाटी उसे दिखाई दे रही है, सीढ़ी नुमा खेत दिखाई दे रहे हैं, तैयार फसलें दिखाई दे रही हैं, सब वो देख रहा होता है पेड़ की ओट में छिपकर। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि ये गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी वो वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। तो अब क्या हुआ कि वो वहां से सब कुछ देख रहा था। फसल तैयार खड़ी थी, सुनहरी सुनहरी फसल लग रही थी सूरज की रोशनी में सुबह सुबह। अब वो सोच ही रहा था कि इतने में फिर से गोली चली।
अब थोड़ी देर बाद उसे ये समझ में आया कि ये गोलियां क्यों चल रही हैं, क्योंकि जब गेहूं पक जाते हैं तो उन दानों को खाने के लिए तीतर आते हैं और तीतरों को पकड़ने के लिए शिकारी आते हैं और शिकारी उनको मार के ले जाते हैं। तो पिछले साल भी यही हुआ था, बहुत से शिकारी आए, उनको मारा, कुछ को तो वो ले गए और बहुत सारे जो हैं वो खेतों में गिर गए थे। और जब फसल काटी गई तो किसानों को बहुत सारे मरे और जख्मी तीतर उनको मिले थे। बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोली चला रहे हैं, इसीलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतक गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा था। अब बिशन ने ये सोचा कि कितना गलत काम है, सही बात है, इतने पक्षियों को आप मार जाओ, बहुत गलत चीज़ है। तो वो बहुत ही इस चीज़ का अफसोस जताया और सोच रहा था कि इनको कभी सबक सिखाने का मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। तो वो जा ही रहा था कि एकदम से खेत के किनारे किनारे था, तो एकदम से उसे सरसराहट सुनाई दी। खेतों के बीच में फसल इतनी ऊंची ऊंची खड़ी हो जाती है तो एकदम सरसर, तो उसने देखा कि एक जो तीतर है वो छटपटा रहा था, वो खेतों के बीच, उसको भी गोली लगी थी, उसका पंख पे चोट लगी थी और वो वहां पे उड़ नहीं पा रहा था, घायल था, तो छटपटा रहा था वो। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटककर खेत के और अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पंख लग गए हों। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले बाड़ थे। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाढ़ से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुआ था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिपाकर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। अब क्या हुआ, वो जो खेतों के बीच तीतर पड़ा हुआ था ना, वो छटपटा रहा था, तो बिशन ने सोचा कि मैं उसको पकड़ लेता हूँ, लेकिन जैसे उसने पकड़ने की कोशिश करी ना, अब वो डर गया, तो वो और छिटक के खेत के अंदर चला गया। तो उसने सोचा कि इसको पकड़ना जरूरी है, क्योंकि जो है ना अब ये खेत के बीच में गिरा है तो शिकारी इसको देख नहीं पाएंगे और ये बेचारा यहीं तड़पते मर जाएगा। तो उसने जल्दी से अपना स्वेटर उतारा और वो स्वेटर को तीतर के ऊपर ऐसे करके फेंक दिया। वो उसमें आ गया, उसने पकड़ के उठाया और लेके चला। वो जल्दी जल्दी तेज कदमों से वो कर्नल दत्ता के यहाँ जाने लगा। अब जब वो जा रहा था तो एक तरफ जैसे हम ऐसे जा रहे हैं तो एक तरफ ऐसे गेहूं के पूरे खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारे थे। तो ऐसे तो वो कटीले तारे पार कर जाता था, लेकिन इस समय उसके हाथ में तीतर था तो उसे संभालना जरूरी था। तो वो उसी के सहारे आगे बढ़ रहा था। अब बहुत तेजी बढ़ रहा था, तो इतने में पीछे से एक बहुत भारी सी आवाज आई, रुक जा लड़के, नहीं तो गोली मार दूंगा। अब ये कौन था? ये था वही शिकारी जिसने गोली मारी थी तीतर को। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। अब शिकारी उसे बार बार धमका रहा था, रुक जाओ नहीं तो गोली मार देंगे, लेकिन बिशन आगे बढ़ता ही जा रहा था। बहुत तेजी से बढ़ते बढ़ते बस वो किसी तरीके से कर्नल दत्ता के यहाँ पहुंच जाना, लेकिन उसको अंदर से भी घबराहट हो रही थी, दिल की धड़कन एकदम उसकी बढ़ती जा रही थी, लेकिन कदम नहीं रुक रहे थे उसके। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई, जो तो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से से जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। और वो शिकारी भी इसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, तो उसकी जूतों की आवाज बिशन को सुनाई दे रही थी। तो वो भी चिल्ला रहा था कि तुम मेरा शिकार नहीं ले सकते, मैं तुमको देख लूंगा। उसके पीछे पीछे शिकारी आ ही रहा था। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई देता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें आ गई। खरोंचों से खून भी निकल रहा था। अब क्या हुआ,
जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, आगे घनी झाड़ियां आ रही थी। अब या तो ये रास्ता था कि वो सीधे निकल के रोड पे आ जाता और तब जाता, मगर अगर वो रोड पे आता तो शिकारी उसको देख लेते। तो अब उसने यही तय किया कि वो इन्हीं कटीली झाड़ियों के बीच से जाएगा। अब उसने क्या, खड़े होके जाता तो उसको ज्यादा लगता, तो वो बैठ के घुटने के बल रेंगता हुआ उन झाड़ियों के नीचे से जाने लगा। अब कटीली झाड़ियां थी तो उसको हर जगह खरोच लग रहा था, उसके कपड़े फट रहे थे और उन खरोचों से उसको खून भी निकलने लगा था। अब उसकी कमीज एक आस्तीन भी फट गई उसकी। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां की डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन ने इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी के बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी थी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पांवों की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह फिर उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी ही पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुआ था। अब क्या हुआ, उसके कपड़े फट गए। तो कपड़े फटने से यह था कि मां अब डांटेगी। किसी तरीके से वो उन कटीली झाड़ियों से आगे निकल के अब वो बैठ के थोड़ा सुस्ता रहा था, थक गया था वो। तो इतने में वो सोच रहा था किस तरीके से, अब वो पहाड़ी के ऊपर था, उसे पहाड़ी के नीचे तरफ जाना था, वहां पे फार्म हाउस था। तो अब उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ फिसल के जाता हूँ तो ज्यादा फिसलन थी, क्योंकि घास पे ओस पड़ी हुई थी, ओस मतलब पानी की वजह से वो थोड़ा नम हो गई थी। तो अब क्या, फिसलेगा तो ज्यादा उसको मतलब हो सकता है कहीं इधर की वजह उधर चला जाए या एकदम खाई में गिर जाए, ये भी डर था उसको। तो वो जो सोचता है कि मैं कोई और तरीका चल के निकालता हूँ, लेकिन इतने में पीछे से उसको आवाज़ आती है कि उसका पीछा करते हुए अभी भी कोई आ रहा है। तो अब वो जल्दी से भागना शुरू करता है और भागते 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 जल्दी जल्दी वो फार्म हाउस पहुंच जाता है। फार्म हाउस में पीछे का दरवाज़ा खुला होता है और वो जल्दी से अंदर पहुंचता है। तीतर को एकदम कायदे से संभाले होता है कि इस तरह उसको और चोट ना लगे। फार्म हाउस में खामोशी थी, बस रसोई घर में प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी ही अपने दड़बे में ही थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब के अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजीब अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता था। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था, उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दी। ये ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए चुपचाप पड़ा रहा। अब क्या हुआ, जब वो फार्म हाउस में दाखिल हुआ तो चारों तरफ सन्नाटा था। किचन में खाना बन रहा था तो कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। जहां वहां जितनी मुर्गियां थी वो सभी अपने दड़पे में थी। इतने में अचानक इस खामोशी को तोड़ते हुए कर्नल दत्ता का कुत्ता, अल्सेशियन कुत्ता, वो जोर जोर से भौंकने लगा। अब बिशन तो जान पहचान का था, तो उसको देख के तो वो भौंक नहीं सकता था। तो जाहिर सी बात है कि कोई अजनबी था जिसको देखकर वो भौंक रहा था, और ये अजनबी थे वो शिकारी। तो जल्दी से वो आता है अंदर, एक जगह कबाड़ होता है, वहां से एक टूटी टोकरी निकालता है और उसके अंदर उस तीतर को रख देता है। अब तीतर घायल था, घबराया हुआ था, तो वो भी चुपचाप बिना फड़फड़ाए चूंचा किए वो उसी के अंदर पड़ा रहता है। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। अब बिशन ने यह सोचा कि भाई मैंने छिपा तो दिया, अब शिकारी आए ये भी देखना चाहिए, अगर सामने पड़ जाएगा तो तुरंत शिकारी बोल लेंगे भाई यही लड़का है, तो सामने नहीं पड़ता। उसने छत पर बैठकर सारी चीजें सुनने की कोशिश करने लगा। अब वो छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान था, क्योंकि पहले भी वो वहां पर बैठ चुका था। बिशन लकड़ी के खंबे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सकता था। तो छत पर चढ़ा, चिमनी के पीछे चुपचाप छिपकर बैठ गया। वहां से वो सब देख सकता था, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। उसने देखा दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। शिकारी आ रहे थे और कुत्ता भौंक रहा था। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह ना माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हो वह उछल उछक कर भौंकने लगा।
कर्नल ने मना भी किया कि नहीं भौंको, लेकिन वो अजनबियों को देखकर पूरी तरह पागल हो गया था और खूब जोर से भौंक रहा था। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? फिर कर वो अजनबी थे तो कर्नल ने तुरंत पूछा, कौन है भाई, आप लोग कौन है? साहब हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। उन्होंने सीधे बोला कि हम शिकारी हैं और हम यहाँ हर साल शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं सुबह से। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंसी वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अब कर्नल ने पूछा, तुम्हें? उन्होंने शिकारी है, मेरे पास लाइसेंसी बंदूकें हैं और जो यहाँ के सरपंच है माधो सिंह वो हमें जानते हैं। तो उन्होंने बोला, अच्छा तुम ही लोग हो जो इतने सारे तीतर आके मारते हो? तो इन्होंने बोला, हाँ कभी कदार। तो उसके बाद बोलते हैं कि एक लड़का जो है वो हमारा शिकार यानी कि तीतर को लेकर अभी अभी आपके यहाँ आकर छुप गया है। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। कर्नल ने पूछा कि भाई इतने सारे तीतर मारते हो तो करते क्या? सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुपा है। तो शिकारी ने दो शिकारी थे तो एक शिकारी ने बोला कि भाई खाते हैं, दूसरे शिकारी ने बोला कि भाई अब वो लड़के को ढूंढवा दीजिए, आपने कोई सवाल जवाब कर लिए हूँ। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब उन्होंने बोला ना ढूंढवाने के लिए, उसे कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल कर कर यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तो ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। तो जो है कर्नल साहब ने उन्हें खूब डांटते हुए बोला, इतने सारे तीतर मारते हो, कुछ खा लेते हो, कुछ इतने सारे तड़पते, जब फसल कटती है तो मिलता है। तो एक तरीके से उनको, शिकारियों को कर्नल साहब डांट रहे थे। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों घबरा गए। अब डांट सुन के घबरा भाई, तो कर्नल रॉब ऊपर से डांट पड़ रही है तो उसे घबराएंगे ही। फिर क्या हुआ, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल कर कर छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो, यहां तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं हो, खड़े क्यों हो? अब कि उन्होंने बोला कि भाई ये तो बहुत गलत बात है और डांट के उन लोगों को वहां से भगा देते हैं, जाओ यहां तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। बिशन चिमनी के पीछे से सब देख रहा था और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चले गए। अब इतनी डांट खाने के बाद क्या बोलते भाई, चुपचाप मुड़े और वापस चले गए। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। वो जल्दी, जब उसने देखा कि शिकारी चले गए तो जल्दी से नीचे उतरा, तीतर को उठाया और अंदर घुसा। तो कर्नल दत्ता की वाइफ को पुकारते हुए, बहू जी ये बहुत घायल है, जल्दी आइए, इसको यहाँ आकर देखिए। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुंचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। वो समझ गए कि शिकारी जिसके लिए आए थे वो बिशन ही था। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी थी, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। अब तो इसका क्या करेगा? कर्नल पूछते, भाई क्या करोगे? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। तो भाई जाहिर सी बात है, लाए हो तो करोगे क्या, इलाज करेंगे और फिर उसको पालेंगे। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सकता था। जाओ दवाइयों का बक्सा ले आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। तो जल्दी से कर्नल ने बोला कि जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। तो जल्दी से गया और वो फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगाई, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। गेंदे के पत्तों के रस से जल्दी वो हिलप कर जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई, यानी कि जो कर्नल दत्ता की वाइफ थी वो एक कटोरी में थोड़ा सा दलिया लेकर आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है, मतलब उसका फेवरेट फूड है दलिया, तो उसको जरूर खिलाना और उसको ताकत भी मिलेगी। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे घूमता रहेगा।
कर्नल ने हंसते हुए बोला, अगर खिलाएगा तो भाई उसका फेवरेट बन जाएगा और तीतर जो है वो बिशन के पीछे पीछे रहेगा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। अब जो बहूजी थी उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें पता है तीतर जो है वो बोलता कैसे है? तो बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठाका मार के हंसने लगे। वो भाई एक बच्चा ही था, उसने तुरंत ही बताया क्वाक क्वाक करके आवाज निकालता। कभी आपको तीतर की आवाज सुननी हो ना, तो रात में देखिए सभी पक्षी सो जाते हैं, सिर्फ तीतर जो है ना वो उड़ता है और उसके आवाज बहुत तेज होती है, तो वो उसकी क्वाक क्वाक की आवाज रात में आपको सुनाई देगी। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। सभी हंसने लगे, कर्नल दत्ता भी हंसने लगे और बहू जी भी हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। अब बिशन ने उसको बचा लिया था और उसको बहुत ही प्राउड भी फील हो रहा था। वो भी हंसता मुस्कुराता तीतर के साथ अपने घर को चला गया। तो देखा, एक 10 साल का बच्चा कितनी ज्यादा बिना डरे, इतनी मेहनत करते हुए, इतनी चोट खाते हुए एक तीतर की जान बचा लिया। इसलिए पक्षी बहुत अनमोल होते हैं, इनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारे पर्यावरण, हमारे एनवायरनमेंट के लिए पक्षी, ये जानवर बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ये जो कहानी है ये प्रतिभा नाथ जी ने हमारे सामने रखी है। अब इसके बाद हमारे पाठ में एक और जो है कहानी दी हुई है, वो क्या है? रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे। तो यहाँ जो एक कहानी हम पढ़ेंगे कि जैसी भावनाएं हमारे अंदर होती हैं वैसी भावनाएं हाथियों में भी होती है, इवन सभी जानवरों में होती है। तो यहाँ पर हाथियों का उदाहरण हमारे सामने रखा गया है। हमारे कोई अपना होता है, किसी को चोट लग जाए, कोई हमसे बहुत दूर चला जाए, तो हमें कितना बुरा सा फील होता है। तो जानवर इन फीलिंग्स को हमारी तरह रो के, चिल्ला के, इस तरीके से बता के नहीं बयां कर सकते, लेकिन फीलिंग उनके अंदर भी यही होती है। तो यहाँ पर एक कहानी हम ऐसी ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? उड़ीसा राज्य के सिंपलीपाल गांव टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। इस झुंड में कुछ धुई भी थी। अब धुई क्या होती है? जिन हाथियों के साथ दुधमुहे बच्चे हों उन्हें धुई कहते हैं। मतलब अभी अभी बच्चों का जन्म हुआ हो और वो सिर्फ माँ का दूध पीते हो, मतलब अभी वो घास वास नहीं खाते, तो ऐसी हाथियों को क्या बोला जाता है? धुई बोला जाता है। दांव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेता है। झुंड के बड़े दंतैल और बड़ी हथनियां बच्चों की रक्षा करते हैं। तो अब क्या हुआ, जो है आपके सिंपलीपाल जो गांव रिजर्व था हाथियों का, वहां पर 25 हाथियों का झुंड रहता था। उसमें कुछ धुई थी, मतलब जिनके तुरंत बच्चे हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे उनके। तो अब ऐसे बच्चों को क्या है, शेर तुरंत ही पकड़ के हमला करते हैं। तो ऐसे बच्चों की रक्षा करने के लिए वहां पे बड़ी बड़ी हथनियां थी और दंतैल यानी कि जिनके बड़े बड़े दांत थे, ऐसे हाथी उन बच्चों की रक्षा करते थे। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथियों के बड़े झुंड को जंगल के एक खंड में काफी खाना नहीं मिलता। वे छोटी टोलियों में बंटकर अलग अलग वनखंडों में चले जाते हैं। अब क्या है ना, हाथी बहुत खाते हैं। तो अब क्या होता है, सर्दियों के मौसम में घास कम हो जाती है, तो इसमें क्या करते हैं, वो 2 टोलियों में बंट जाते हैं, 2-3 कई टोलियों में बंट जाते हैं और अलग अलग एरिया में जाके चरने लगते हैं। तो उससे अलग, एक ही एरिया में नहीं मिलेगा तो सब अलग अलग एरिया में जाके चरते हैं, तो उन्हें वहां पे ज्यादा घास मिलती है। 1988 के दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। उन दिनों सिंपलीपाल जंगलों में हाथी 2 टोलियों में बंटकर बाराकमारा और तिनाधिया सड़क के साथ चौड़े में चर रहे थे। तो अब क्या हुआ, वहां के जो हाथी थे वो 2 टोली में बंट गए। एक टोली कहाँ चली गई? बाराकमारा में, और दूसरा तिनाधिया, यहाँ पर सड़क के किनारे किनारे वो लोग चरने लगे। एक धुई 2 साल का बच्चा था, तो वहां पर एक टोली में एक धुई थी और उसका 2 साल का बच्चा था। झुंड में सबसे छोटा यही था और वह माँ का दूध चूंघता था। वो कुछ नहीं पीता था, सिर्फ माँ का दूध पी रहा था। इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ती को मुंह लगाना शुरू कर दिया था। मतलब अब वह दूध के साथ साथ नरम घास को भी खाना शुरू कर रहा था। झाड़ियों, पेड़ों, पगडंडियों को जानने पहचाने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो चुकी थी। एक सुबह वह अपनी टोली से जरा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था। रात का दौरा लगाने के बाद इस इलाके का शेर वहीं सो रहा था। वह बच्चे पर झपट पड़ा। बच्चा चिंघाड़ा। उसकी चिंघाड़ सुनकर सभी हाथी उसे बचाने दौड़े। बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिका, उसे छोड़कर नाले में चला गया। अब क्या हुआ,
वो बच्चा, जैसे बच्चे होते हैं उनमें जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, वही जिज्ञासी प्रवृत्ति उसके अंदर भी थी। हर चीज को जानने समझने के चक्कर में वो झुंड से थोड़ा सा अलग होकर चला गया। अब क्या था, शेर जो है वो रात भर शिकार करके टहल टूल के थक चुका था और वो वहीं पर सो रहा था जहां वो बच्चा पहुंच गया। जब उसने बच्चे को देखा तो बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। बच्चा चिल्लाया तो उसको सब बड़े बड़े हाथी बचाने के लिए आ गए और बड़े हाथियों को देखकर शेर डरकर भाग गया और वो घायल बच्चा वो वहीं पर नाले में छोड़ गया। शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। सबसे बड़ा घाव सिर पर था। सयाने हाथी उसे ऊपरी बाराकमारा के रेंज ऑफिस के सामने ले गए। जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना रेंज ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है। उनके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे। अब उस हमले में क्या हुआ, बच्चा बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। अब इस कंडीशन में अब क्या करते, तो उनमें जो हाथी थे वो सभी जानते थे, तो वो तुरंत ही उठाकर उन्हें कहाँ ले जाते हैं, रेंज ऑफिस में ले जाते हैं। वहां पे रेंजर्स का ये काम होता है कि वो सभी जानवरों की हेल्प करें और वहां पे पहुंच के हाथी जो है उस बच्चे को रख देते हैं और जो है और हाथी वहां पहुंचकर अपने को सुरक्षित भी महसूस करते हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी उन पे होती है। कुछ देर बाद आधे हाथी चरने चले गए। वो जो हाथी था वहां रखा गया, वो बाकी हाथी जो है वो चरने चले गए। बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं डरे रहे। उसकी माँ सूंड से घास का पूला उठाकर चंवर डुलाती रही जिसमें घाव पर मक्खियां ना बैठे। उसकी आंखों से आंसुओं की धार टपक रही थी। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि दूध नहीं चूम सकता था। जंगल में जानवरों के छोटे मोटे घाव प्रकृति खुद ठीक कर दिया करती थी, पर इस बच्चे के घाव जानलेवा थे। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। अब उन्होंने रेंज ऑफिस में आके रखा कि उन्हें लगा कि भाई ये ठीक हो जाएगा, लेकिन जख्म देखने के बाद रेंजर्स को ये चीज अभाव हो गया था कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, ज्यादा जख्म थे। माँ भी चिंतित थी। जो बाकी और लोग थे, जो बाकी और हाथी थे, वो चरने चले गए, लेकिन माँ वहीं रुकी उसकी देखभाल के लिए। हाथी सूंड में फूस धरा के वो घाव के ऊपर ऐसे ऐसे ढुलाने लगी कि उसके ऊपर मक्खी नहीं बैठे। अब सारी रात निकल गई। दूसरे दिन वो हाथी का बच्चा मर जाता है। वो उसके घाव इतने ज्यादा थे कि उसका जिंदा रहना मुश्किल था और वो मर गया। मरने की खबर मिलते ही चरने के लिए गए हुए हाथी लौट आए। रेंज ऑफिस के सामने सभी शोक सभा में शामिल हो गए। शव को घेर कर सारी रात वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। वे चिंघाड़ते रहे, रोते रहे और बिलखते रहे। मरने की खबर जैसे हुई कि बच्चा मर गया है, तो जितने भी हाथी सब आसपास जितने चरने गए थे वो वापस आए। सारी रात उस शव के सामने मातम शोक हुआ। सब रोते रहे, चिंघाड़ते रहे, बिलखते रहे। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि सिर्फ मनुष्यों में ही तकलीफ नहीं होती, ये हाथी भी उसी तरह की भावनाओं को महसूस करते हैं जैसे हम महसूस करते हैं। इसलिए जानवर भी उतनी ही जान रखते हैं। जितना हमको हल्की सी चोट लग जाए हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है, उसी तरह उनको भी उतनी ही तकलीफ होती है। हमसे कोई प्यार से बात करता है तो वो एहसास हमें पता होता है। हमें कोई डांटता है तो वो एहसास हमें पता होता है। जानवरों के साथ भी यही होता है। अगर हम किसी जानवर से प्यार से पेश आते हैं तो वो एहसास वो जानते हैं। अगर कोई गंदी नीयत के साथ उन्हें हार्म करने के लिए जाता है तो वो भी उस नीयत को पहचानते हैं। इसलिए जानवर बहुत ही अच्छे होते हैं। हमेशा हमें उनकी देखभाल, उनकी केयर करनी चाहिए, कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये कहानी रमेश बेदी जी ने हमारे सामने रखी है। तो ये सच्ची कहानी थी। किस तरीके से हाथी होते हैं ये हमें उन्होंने बताया था। तो इन दो कहानियों के साथ हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आगे और भी पाठ हमारे आते रहेंगे, प्रश्न उत्तर आते रहेंगे, तो इन्हें आप देखेंगे कहाँ। इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetspain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा। अब आपको करना क्या है, जहाँ पर CBSE इंग्लिश मीडियम लिखा है, जब आप इसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे क्लास 5th आ जाएगा। आप देख रहे हैं सारी क्लासेस हैं। आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास 5th आप जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने क्लास 5th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आपको अब क्या करना है, यहाँ पर हिंदी दिया है, हिंदी में आप यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है सिर्फ आपको वो क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 2 टॉपिक आ जाएंगे। आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप टॉपिक सिलेक्ट करेंगे आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसके आगे आपके जो वीडियोस आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे।
हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।